Hello everyone, welcome again. Today in this video, I am going to tell about the next interaction in different species, that is protocorporation. लास्ट वीडियो में मैंने आपको म्यूचुअलिज्म के बारे में बता दिया था। म्यूचुअलिज्म में कुछ हमने एग्जांपल भी स्टडी किए थे और यहाँ पर मैंने आपको ऑर्किड एंड बी का बहुत ही फैसिनेटिंग एग्जांपल बताया था। उसके अलावा एक फिगर एंड वास्प का भी एक एग्जांपल है। उसमें क्या होता है कि जो फिग ट्री होता है उसके फ्लावर के अंदर जो वास्प है वो ओविपोजिशन के लिए यहाँ पर आती है। फीमेल वास्प जो होती है वो एग ले करने के लिए फिग ट्री के फ्लावर के अंदर एंटर करती है। ऐसी कंडीशन में वो फिर वहाँ पर जब एग ले कर देती है तो और एग ले करने के बाद वहाँ के जो पॉलन ग्रेन होती है उनको लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर जो एग वहाँ पर ले होते हैं उनमें से वो डेवलप होने के लिए लार्वा बनते हैं। जब वो उसके डेवलपमेंट में जो फिग ट्री है उसका जो नेक्टर होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब वास्प यहाँ पे दो काम करती है, एक तो एग ले करती है, दूसरा अपने लार्वा को फीड करवाती है फिग ट्री से। लेकिन बदले में फिग को क्या मिलता है, फिग ट्री को यहाँ से पॉलिनेशन में वास्प हेल्प करती है। अब वो एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जाती है और फिग ट्री को पॉलिनेट कर देती है। लेकिन जो डेवलपिंग लार्वा हैं फिग के अंदर जो हो चुके हैं बड़े, वो उसके बाद जो उनमें रिप्रोडक्शन होती है आपस में, और जो फीमेल्स होती हैं वो जब लार्वे बड़े हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो फीमेल वास्प होती हैं वो होल कर देती हैं फ्लावर के अंदर और वहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन जो मेल होते हैं, मेल लार्वे होते हैं, वो वहीं पर रहते हैं और वहीं पर डेड हो जाते हैं। तो फिग के अंदर ये एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। मतलब जब फिग ट्री को पॉलिनेट करती है वास्प, तो वास्प वहाँ पर अपना एग ले कर देती है और वहाँ पर अपने डेवलपिंग सीड्स को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करवा देती है। और जब वो बड़े हो जाती हैं उसके बाद जो फीमेल वास्प उनमें से बनती हैं वो पोर बना करके बाहर चली जाती हैं फिग ट्री से, और जो मेल होते हैं वो वहीं पर रहते हैं। इस तरह से दोनों को फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी प्रोटोकॉर्पोरेशन। तो प्रोटोकॉर्पोरेशन में भी यही रिलेशन है, दोनों स्पीसीज़ को जो है वो फ़ायदा होता है। लेकिन ये रिलेशनशिप नॉन ऑब्लिगेटरी है। नॉन ऑब्लिगेटरी मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों स्पीसीज़ एक साथ रहें। तो ये एक नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। और इसके कुछ एग्जांपल ये हैं कि आप नेचर में जब देखोगे हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन, तो उनका ये दोनों स्पीसीज़ एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाती हैं प्रोटोकॉर्पोरेशन का। हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन। हर्मिट क्रैब के पास नीडोब्लास्ट होती हैं। नीडोब्लास्ट जो होती हैं वो निडेरिया फाइलम में होती हैं, और ये ऐसे टेंटिकल्स होते हैं जो स्टिंगिंग कैप्सूल बोल सकते हो आप इनको। इनके पास निमेटोसिस्ट में मतलब एक ऐसा टॉक्सिन होता है जो इनको डिफेंस में हेल्प करता है। तो हर्मिट क्रैब के पास नीडोसाइट्स होती हैं जिनमें नीडोब्लास्ट होते हैं, और वो ऐसे डिफेंस में हेल्प करती हैं। तो वो प्रीडेटर से खुद को बचा करके रखते हैं। तो जो ये सी एनीमोन होता है, ये सी एनीमोन हर्मिट क्रैब, ये दोनों आपस में एक साथ रहते हैं। सी एनीमोन को हर्मिट क्रैब से डिफेंस में हेल्प मिल जाती है, और सी एनीमोन जो होता है वो हर्मिट क्रैब को मूवमेंट में हेल्प करता है क्योंकि ये सेसाइल होता है। तो इस तरीके से इन दोनों को फ़ायदा होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये दोनों साथ रहें, ये दोनों एक दूसरे से अलग रहकर भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन एक अच्छा एग्जाम्पल है। आप टिक बर्ड और राइनोसोर्स का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। टिक बर्ड को हम ऑक्सपेकर बोलते हैं, और राइनो जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो राइनोसिरस जो है, टिक बर्ड जो है वो राइनोसिरस की बैक पर रहती नहीं है एक्चुअली। जो राइनोसिरस की बैक होती है उसके ऊपर कुछ आप ऐसा बोलो कुछ पैरासाइट होते हैं जो उसको पेन पेन देते हैं, क्योंकि वो पैरासाइट राइनोसिरस की बैक पर फीड करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में राइनोसिरस को पेन होता है। तो टिक बर्ड क्या करती हैं, टिक बर्ड राइनोसिरस के उन पैरासाइट्स पर फीड करती हैं। ऐसे में दो काम हो गए, टिक बर्ड को खाने के लिए वो पैरासाइट मिल गए जो राइनोसिरस के ऊपर थे, और राइनोसिरस को बदले में उनसे छुटकारा मिल गया। इस तरीके से इसको फ़ायदा हुआ। तो इन दोनों कंडीशन में एक दूसरे को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये दोनों एक साथ ही रहें तभी सर्वाइव कर सकते हैं। राइनोसिरस इससे फ़ायदा तब लेता है जब पैरासाइट इसके ऊपर से ख़त्म हो जाते हैं, टिक बर्ड को खाने के लिए पैरासाइट मिल जाते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे का फ़ायदा होता है। सेम केस क्रोकोडाइल एंड प्लोवर बर्ड में भी होता है। क्रोकोडाइल जो होते हैं जब वो
धूप में आते हैं तो वो अपना मुंह खुला रख के सोते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके जो टीथ होते हैं उनमें कुछ छोटे छोटे लीच लग जाती हैं, कई बार काफ़ी जो पेनफुल होती हैं, जो उनको बहुत पेन देती हैं। ऐसी कंडीशन में क्रोकोडाइल मुंह खोल के एक जगह पर सिट कर जाते हैं, एक जगह पर लेट जाते हैं। और प्लोवर बर्ड क्या होते हैं, प्लोवर बर्ड उनके मुंह के अंदर आती हैं, माउथ के अंदर आती हैं, और जो वो लीच उनकी टीथ में होती है, उनके जो जौ में लीच होती है, या कोई भी छोटे ऑर्गेनिज्म जो उनके जौ में फंसे हुए होते हैं, तो उनको वो प्लोवर बर्ड वहाँ से क्लियर कर देती है। ऐसे में प्लोवर बर्ड को खाने के लिए खाना मिल जाता है और क्रोकोडाइल को उन लीच से छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए इन दोनों को फ़ायदा होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये दोनों साथ रहेंगे, अलग अलग भी रह सकते हैं। तो ये जो था, ये तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको प्रोटोकॉर्पोरेशन के बारे में बताए। प्रोटोकॉर्पोरेशन और म्यूचुअलिज्म के इस डिफरेंस को याद रखना। प्रोटोकॉर्पोरेशन इज़ नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप एंड म्यूचुअलिज्म इज़ ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। अब थर्ड जो है, थर्ड रिलेशनशिप जो है वो है कमेंसलिज्म के बारे में। कमेंसलिज्म में ये ऐसी स्पीसीज़ ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक को फ़ायदा होता है एक स्पीसीज़ को, और एक स्पीसीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कमेंसलिज्म में हम वुडी वाइन्स की बात कर सकते हैं एग्जाम्पल में। लाइनिएज, जिसमें एक को फ़ायदा होता है और एक को फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आपने कई बार बेल देखी होंगी, जैसे तोरी की बेल हो गई, या और भी प्लांट्स में बेल होती हैं जो दूसरे प्लांट का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं। ऐसे में जो होस्ट प्लांट है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो स्पीसीज, जो प्लांट की स्पीसीज उसका सहारा ले रही हैं, उनको ग्रो करने के लिए एक जगह मिल जाती है, तो ऐसे में उनको फ़ायदा होता है। तो ये एक एग्जांपल है कमेंसलिज्म का, जिसमें एक को फ़र्क नहीं है और एक को फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे ही आप एपीफाइट्स का एग्जांपल ले सकते हो। एपीफाइट जैसे कि प्लांट ऑन प्लांट, मतलब एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट ग्रो कर जाता है। जैसे ऑर्किड ऑन मैंगो, मैंगो प्लांट पर ऑर्किड जो है वो ग्रो कर जाते हैं। ऑर्किड छोटे प्लांट होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब जो नेचर से मॉइस्चर को लेते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। और एपीफाइट इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। इसमें मैंगो के प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एपीफाइट ऑर्किड के होने ना होने से, लेकिन ऑर्किड को यहाँ पर शेल्टर मिल जाता है। तो इसीलिए ऑर्किड ऑन मैंगो इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। इसी तरह एपिजोन्स की आप बात बोल सकते हो, एनिमल ऑन एनिमल और प्लांट। कुछ एनिमल और कुछ एनिमल के ऊपर रहते हैं, कुछ एनिमल प्लांट के ऊपर सर्वाइव करते हैं। ऐसे में होस्ट प्लांट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दूसरी स्पीसीज़ होगी उसको बेनिफिट होगा। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, शार्क एंड शकर फिश विच इज़ ऑल्सो नोन एज रिमोरा। शकर फिश को हम रिमोरा भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये मैंने एक बड़ी शार्क फिश का एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है, और यहाँ पर ये जो छोटे छोटी फिशेस आप देख रहे हो ये रिमोरा फिशेस हैं। ये रिमोरा फिशेस जो होती हैं वो इनके शार्क के ऊपर होती है। शार्क के ऊपर अगर ये होगी तो ऐसी कंडीशन में इसको खाना मिल जाएगा, क्योंकि ये शार्क फिश के इनको डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि शार्क एक ऐसी फ़िश होती है जिसके आसपास दूसरी फिशेस जो हैं वो नहीं आना चाहेंगी, क्योंकि शार्क बहुत ही डेंजर फिश होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो रेमोरा है उसको डिफेंस में हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि छोटी फिशेस होती हैं, इनको जान का खतरा होता है, लेकिन अगर वो शार्क के साथ रहेंगी तो ऐसी कंडीशन में उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो इस तरीके से रेमोरा एंड शार्क फिश को रेमोरा से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन रेमोरा को यहाँ से डिफेंस में हेल्प मिल रही है। इसी तरह एक अनदर एग्जांपल है शार्क एंड पायलट फिश का। शार्क जो होती है, अगर कभी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को देखें तो उसमें जो शार्क है उसके आसपास कुछ छोटी छोटी फिशेस आपको मिलेंगी, उनको हम पायलट फिश कहते हैं। पायलट फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फिशेस उसके या तो माउथ के आगे होती हैं या फिर उसके साइड में होती हैं फिश के। ऐसी कंडीशन में अगर शार्क कोई भी खाना खाती है तो उसके जो छोटे पीसेस होते हैं वो इन पायलट फिश को खाने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि वो इसके साइड में होते हैं। तो जब वो उसको अपने प्रे पे फीड करती है तो उस टाइम में वो छोटे पार्टिकल इनको खाने के लिए मिलते हैं, और इनकी फीडिंग हो जाती है, मतलब इनको खाने के लिए फूड मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पायलट फिश को बहुत फ़ायदा होता है, डिफेंस में भी हेल्प मिलती है, साथ ही खाने को भी मिलता है। तो इस तरीके से, लेकिन शार्क को इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये भी एक कमेंसलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक एग्जांपल आप यहाँ पे देखना, विच इज़ बार्निकल्स ऑन व्हेल। बार्निकल भी छोटे छोटे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो व्हेल के ऊपर रहते हैं, और इनको शेल्टर मिलता है, डिफेंस मिलता है, और खाने के लिए फूड पार्टिकल भी मिलते हैं। इसलिए इनको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि छोटे हैं इसलिए शार्क इनको
मतलब शार्क के ऊपर आसानी से रह सकते हैं और डिफेंस में इनको बहुत प्रोटेक्शन मिल जाती है इनको। लेकिन इनको सॉरी वेल की बात थी है, लेकिन यहाँ पर वेल को कोई फ़ायदा नहीं होता है इन बार्निकल से। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्पीसीज़ जिसको फ़ायदा हो रहा है वो है बार्निकल, और वेल को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, ना ही कोई नुकसान हो रहा है, इसलिए ये कमेंसलिज्म को शो करती है। इसी तरह आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हो विच इज़ क्लॉनफिश एंड सी एनीमोन का। तो इसमें क्या होता है कि सी एनीमोन के टेंटिकल्स जो होते हैं उनमें क्लोनफिश आकर रहने लग जाती है। क्लोनफिश को यहाँ पर क्या मिलेगा, क्योंकि सी एनीमोन के पास भी नीडोब्लास्ट सी एनीमोन जो होती हैं वो उनके टेंटिकल्स में छुप जाती है ये क्लोनफिश, और इसको प्रीडेशन से बचाव मिलता है। मतलब यहाँ पर इसको प्रीडेटर से हेल्प मिलती है इनके टेंटिकल्स में। तो क्लोनफिश टेंटिकल्स में रहने लग जाती है सी एनीमोन के। सी एनीमोन को इसके होने ना होने से कोई फ़ायदा नहीं है, बट क्लोनफिश को यहाँ पर जगह मिल जाती है रहने के लिए। साथ ही अगर सी एनीमोन मूव करेगा कहीं पर तो क्लोनफिश भी उसके साथ वहाँ पर जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में इसको बहुत फ़ायदा मिल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का, विच इज़ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, दैट इज़ कैटल एंड एरगट बर्ड। मतलब आपने कभी देखा होगा कि जब ये कैटल को किसी क्रॉप फील्ड में या किसी भी फील्ड में मूव करते हुए देखा होगा, तो ग्रासेस पर जब वो मूव करती हैं तो उनके जो फुट होते हैं उन जब वो आगे स्टेप करती हैं तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रासेस के अंदर छुपे हुए छोटे जानवर होते हैं, लाइक अगर ग्रास होपर हो गया या कोई और छोटा जानवर हो गया, तो वो एकदम से बाहर आते हैं, वो निकल जाते हैं उस ग्रास में से उस डर की वजह से। और जो एरगट बर्ड होती हैं वो इन कैटल के पीछे पीछे चलती रहती हैं। बहुत छोटी होती हैं एरगट बर्ड और ये कैटल के पीछे पीछे चलती रहती हैं। जैसे ही कैटल जो है वो आगे की तरफ मूव करती हैं तो जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एकदम से बाहर आते हैं फ्लाई करके, और ऐसी कंडीशन में एरगट बर्ड उनको पकड़ लेती हैं। एरगट बर्ड को यहाँ से अपना खाने के लिए खाना मिल जाता है, लेकिन कैटल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए एरगट बर्ड आराम से खा सकती है इनके पीछे चल के, पर यहाँ पर कैटल को कोई मतलब नहीं है उनसे। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म को ये शो करता है। तो कैटल एंड एरगट बर्ड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म के लिए। तो आप ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से याद रख लेना। लीनियस हो गया, एपिजोन्स हो गए और एपिफाइट्स हो गया। एपिजोन्स में ही ये सारे इंक्लूड हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और जो नेक्स्ट की वीडियोज़ होंगी मैं उसमें बाकी की बची हुई इंटरेक्शन के बारे में डिटेल में बताऊँगी। प्लीज़ आप इन वीडियोस को कंटिन्यू सीरीज़ में फॉलो करना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर हो सके तो शॉर्ट नोट्स भी बनाना। और शॉर्ट नोट्स का एक फ़ायदा ये होता है कि हम एक ही चीज़ को कंटिन्यू रिवाइज़ कर सकते हैं, फिर उससे हमारी मेमोरी शार्प हो सकती है। और सेकंड थिंग कि आप एक बार एनसीईआरटी को ज़रूर रीड कर लेना, क्योंकि इसमें एक दो एग्जाम्पल हो सकता है एक्स्ट्रा दिया हो, वो आपको अब आराम से समझ में आ जाएगा। आप प्लीज़ एक बार रीड कर लेना उसको। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के बारे में बताऊँगी आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।